हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लास। तो हमारे चैनल पे जो गुजकेट की पीवाईक्यूज सीरीज चल रही है उसके अंदर हम लोग आज करने वाले हैं गुजकेट 2020 के फिजिक्स के 40 एमसीक्यूज का सॉल्यूशन। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला एमसीक्यू, a sine voltage having a maximum value of 283 volt and frequency 50 hertz is applied to LCR series connection where R is equal to, देखो आपको R गिवन है 3 ohm, L 25.48 millihenry, C is equal to 796 microfarad. Then impedance आपको बताना है एट रेजोनेंस। तो देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एट रेजोनेंस क्या होता है। एट रेजोनेंस के ऊपर Z जो होता है वो R के बराबर होता है, यानी Z का जो फॉर्मूला होता है पूरा Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। एट रेजोनेंस क्या हो जाता है, एट रेजोनेंस एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल, यानी ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे आपके। अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये आंसर जीरो। तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R, यानी जो R की वैल्यू है वही Z होगा 3 ओम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज करेक्ट फॉर रियल ट्रांसफॉर्मर। देखो ध्यान से समझना, रियल के अंदर क्या होता है, रियल के अंदर जो इनपुट पावर होता है वो ऑलवेज ज्यादा होता है, आउटपुट पावर कम ही होता है। और जो आइडियल होता है, आइडियल के अंदर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। अभी यहाँ पे रियल पूछा है तो आउटपुट पावर ऑलवेज कम होगा, यानी कुछ ना कुछ पावर लॉस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो सोर्स होता है वो होता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ पे होता है तो सबको पता होना चाहिए, कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो चेंज होने की वजह से, उसमें चेंज आने की वजह से, जैसे कैपेसिटर को यहाँ से कनेक्ट किया है, यहाँ पे फ्लो होता है कंडक्टिंग करंट, यहाँ पे भी क्या होता है कंडक्टिंग करंट, और बीच में होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। वो इसका रीजन क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए नंबर 4, द रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर अल्ट्रा वायोलेट। अल्ट्रा वायोलेट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 से 1 नैनोमीटर। ये याद रखना है, सीधा थ्योरी का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर का। ठीक है, चलिए नंबर 5, the earth rotates on its axis, takes 24 hours to complete one revolution. How much time it takes at sun from earth to have 1 degree shift? सिंपल है, 1 डिग्री के आपको याद रखना है 4 मिनट्स। अभी वो कहाँ से होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 360 डिग्री के होते हैं 24 आवर्स। 24 आवर्स के कितने होते हैं, 1440 मिनट्स, यानी 1440 मिनट्स में 360 डिग्री, तो 1 डिग्री के कितने होंगे, 1440 डिवाइड बाय 360, तो ये हो जाएगा 4 मिनट्स। 1 डिग्री के कितने, 4 मिनट। तो आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, कभी कभी आपको 240 सेकंड भी दिया होता है तो ऑप्शन पढ़ने। ठीक है, गलती से 4 देख के मतलब लिख के मत आ जाना, पढ़ना उसको अच्छे से। फॉर ग्लास लेंस फॉर एफ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पावर। देखो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। अब इसका जो यूनिट होता है डायोप्टर, उसके लिए आपको फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना होता है। आंसर आएगा +2 डायोप्टर। 1/50 मत करना, 1/50 करोगे तो आंसर आएगा 0.02। अभी वो सही नहीं है, वो सेंटीमीटर इनवर्स में होता है, ये सेंटीमीटर इनवर्स होता है। डायोप्टर जो होता है वो मीटर इनवर्स के बराबर है। डायोप्टर क्या है, मीटर इनवर्स के बराबर, और मीटर इनवर्स में लाने के लिए इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका 0.5 मीटर, तो आंसर आएगा +2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नंबर 7, अ लेंस n इज इक्वल टू 1.5, यानी एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड टू मेक इट डिसअपियर द वैल्यू ऑफ n ऑफ अ लिक्विड। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी ग्लास के बराबर ही होना चाहिए, तभी ग्लास उसके अंदर डिसअपियर होगा। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर बिटवीन पोल एंड सेंटर। देखो कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज होती है ऑलवेज, यानी एक ही केस ऐसा होता है जो एक्सेप्शन है, यानी यहाँ पे ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। ठीक है, अभी उन्होंने बोला है पोल एंड सेंटर, अभी इसको एफ समझना है आपको। ठीक है, फोकस वाला सेंटर। तो सुनो, अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे एक्सिस के ऊपर बिटवीन पोल एंड सेंटर, आप यहाँ पे कहीं रखोगे तो यही केस ऐसा होता है जहां पे इमेज दूसरी साइड बनती है।
बाकी सारे केसेस, यानी यहाँ से आप कहीं भी रखो इधर, तो ऑलवेज इमेज बनेगी वर्चुअल, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड। एक ही केस ऐसा होता है जिसके अंदर आप एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज बनेगी दूसरी साइड। ये होती है आपकी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, और मैग्निफाइड यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। ठीक है, तो याद रखना ये सेंटर के बदले यहाँ पे फोकस होना चाहिए, तो आप उसको समझ लेना इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 3 मिलीमीटर, यानी जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है स्मॉल डी 3 मिलीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻³ मीटर। स्क्रीन इज प्लेस्ड 2 मीटर, कैपिटल डी है कितना 2 मीटर। व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, लैम्डा है 500 नैनोमीटर, 500 इंटू 10⁻⁹, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस बीटा, तो सिंपल फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, 5 इंटू 10⁻⁷, सॉरी -7, कैपिटल डी है 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 डिवाइड बाई 3 हमारा हो जाएगा 3.33, यहाँ से पावर ऊपर जाके +3, -7 +3 हो जाएगी 10⁻⁴, तो ये हमारा आंसर बनेगा 0.33 इंटू 10⁻³ मीटर, जो होता है 0.33 मिलीमीटर के बराबर। कितना 0.33 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन अपर्चर इज 4 मिलीमीटर वाइड एंड वेवलेंथ इज 500। ये है फ्रेस्नेल डिस्टेंस का फॉर्मूला, ZF इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। ए स्क्वायर यानी 4 मिलीमीटर 10⁻³ उसका स्क्वायर, लैम्डा है 500 नैनो, अभी जस्ट उसको कन्वर्ट किया था 5 10⁻⁷, ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻�6, 5 इंटू 10⁻⁷, ये -7 ऊपर जाके होगा +7, 16/5 ये हो जाएगा आपका 3.2 इंटू -6 + 7 10, आंसर आ जाएगा 32 मीटर। कितना आंसर आएगा 32 मीटर, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो यहाँ पे ऑप्शन ही सारे गलत है, आपके पास एक वैल्यू होती है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, वो होता है आपका माइक्रोस्कोप है ना, तो उसके अंदर जो आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा x इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन बीटा। अभी इसके अंदर जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो होता है 1 अपॉन डेल्टा x, जिसका आंसर होना चाहिए 2n साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। अभी ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शन ही गलत है। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन ये वाला दिख जाएगा आपको ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन बीटा, ये पर ये भी गलत है क्योंकि ये डेल्टा एक्स लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का है, हमें पूछा है रिजॉल्विंग पावर, तो राइट आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाउ मच इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय एन 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वाला लैम्डा का जो सिंपल सीधा फॉर्मूला था, देखो फॉर्मूला तो ये बनता है h/√2mEV। अभी सारी वैल्यूज रखने से आंसर आता है 1.23 नैनोमीटर अपॉन √v। तो यहाँ से वैल्यूज रखे 1.23 नैनोमीटर को नैनोमीटर रखते हैं, √v कितना होता है √100, यानी ये हो जाएगा आपका √100 का क्या हो जाएगा 10 नैनोमीटर, तो आंसर आ जाएगा 0.123 नैनोमीटर, 0.123 नैनोमीटर। ठीक है, चलिए 13, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम इज 5.16 10⁻14 वर्क फंक्शन। देखो वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, 50 इज इक्वल टू HF0। अभी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 6.626 रख दे h की वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी 5.16 10⁻14। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ भी करेंगे। ठीक है, ई की वैल्यू से डिवाइड भी करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आता है, 6.626 इंटू 5.16 डिवाइड बाय 1.6, आंसर आ रहा है 21.36 इंटू पावर 19 और 14 33, यानी ये बचेगी -1, आंसर आ जाएगा 2.136 अप्रोक्सीमेटली 2.14, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको सिंपल है 50 इज इक्वल टू HF0।
द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज अबाउट डैश टाइम्स हैवियर देन अल्फा पार्टिकल, 50 टाइम्स सीधा आंसर है इसका, ठीक है। एग्जैक्टली 50 नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। चलो, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6, टोटल एनर्जी है आपकी एनर्जी E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? देखो रिलेशन मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि काइनेटिक को K मानो तो पोटेंशियल जो होगी -2K और टोटल होगी आपकी -K। अभी टोटल -13.6 है तो काइनेटिक कितनी होगी? +13.6। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, चलिए, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी वेवलेंथ का 1/λ इज इक्वल टू R 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। क्वेश्चन पहले आ चुका है 21 या 22 के पेपर में। अच्छा, मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा अगर मिनिमम चाहिए तो एनर्जी मैक्सिमम रिलीज करनी पड़ेगी, और मैक्सिमम एनर्जी के लिए आपको इन्फिनिटी से किसी ऑर्बिट में आना पड़ेगा। इन्फिनिटी से बाल्मर के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा? दूसरे में। यानी आपका जो n1 है वो क्या होगा? इन्फिनिटी। n2 क्या होगा? 2 होगा। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू R 1/2 स्क्वायर यानी 4 और 1/इन्फिनिटी स्क्वायर ये होगा। 1/इन्फिनिटी स्क्वायर तो 0 होता है, तो हमारे पास जो बचेगा 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/4। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? 4/R। लैम्डा क्या होगा? 4/R, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नंबर 17। कैलकुलेट द एनर्जी इक्वलेंट टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। मास की इक्वलेंट एनर्जी का रिलेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मास 1 ग्राम है तो किलोग्राम में होगा 10⁻³ c स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16 और 10⁻³ फाइनल आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻13। चलिए नेक्स्ट 18। इन विच प्रोसेस न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। तो ये हो जाएगा बीटा माइनस। बीटा माइनस में क्या होता है? न्यूट्रॉन 0 1, उसमें से बनता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है आपका? 1 और 1, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? -1 और 0। तो दोनों साइड आप इक्वेशन बैलेंस करोगे तो ये बन जाएगा। ये नीचे वाला होता है आपका एटॉमिक नंबर Z और ये क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर A, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बीटा माइनस। ओके, नंबर 19। द फॉरबिडन गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा गैप किस में होती है? तो इंसुलेटर में होती है। सबसे कम होती है आपकी कंडक्टर्स के अंदर, ठीक है, मेटल्स के अंदर। और बीच वाला रेंज होता है वो किस में होता है? सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है चैप्टर 14 का। मैक्सिमम गैप किस में होती है? आपकी इंसुलेटर। चलिए नेक्स्ट। द बिलो ट्रूथ टेबल इज फॉर विच गेट। देखिए और एंड चेक कर लेते हैं। और में क्या होना चाहिए कि और के अंदर क्या होता है? और अगर कोई भी एक 1 होगा, एनी 1, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 1। तो देखिए कोई भी एक 1 होगा तो आउटपुट में 1 मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे दोनों 1 है तो आउटपुट में 0 मिल रहा है, तो ये और तो नहीं है। एंड में क्या होगा? दोनों 1 होंगे तभी 1 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 1 मिलना चाहिए था, तो ये एंड भी नहीं है। अभी नैंड या फिर नॉर। चलिए नैंड चेक करते हैं। नैंड में क्या होता है कि पहला होगा एंड, फिर होगा आपका और सॉरी नॉट। तो एंड का आउटपुट हम लोग लिखते हैं। चलो अब अभी पूरा ट्रूथ टेबल। एंड का आउटपुट चलो 1 1 0 0 1 0 0 1। एंड वाला सबसे पहला आउटपुट देगा। एंड का मतलब दोनों 1 होंगे तभी 1 मिलेगा, बाकी तीनों आंसर 0। और फिर जो फाइनल आउटपुट मिलेगा नॉट में से, वो 1 वाले को कर देगा 0, बाकी तीनों को क्या कर देगा? 1। यानी आपका जो फाइनल आउटपुट है उसमें जब दोनों 1 है तो फाइनल आंसर 0 मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन में है दोनों 1 में फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? 0। तो ये है नैंड। देखिए बाकी तीनों में 1 मिल रहा है, बाकी तीनों में 1 मिल रहा है, आंसर आ जाएगा नैंड गेट। सिंपल है, आंसर आएगा नैंड गेट, ठीक है। चलिए, फॉर प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 into 10⁻28 एटम्स if it is doped by 1 ppm 1 parts per million। ये क्या होता है? 1 parts per million। concentration of pentavalent arsenic, calculate the number of electrons। देखो ppm 1 ppm का मतलब होता है कि 10⁶ एटम्स के अंदर 1 आपको क्या ऐड करना है? आर्सेनिक का एटम। तो हमारे पास कितना है? 5 इंटू 10⁻28 के अंदर कितने ऐड करेंगे? तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻28 डिवाइड बाई 10⁶। ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ आर्सेनिक। तो आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, तो ये इतने
इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे, ठीक है। 1 ppm का मतलब होता है 1 मिलियन पार्ट्स पर मिलियन। 10⁶ एटम्स के अंदर हम लोग एक आर्सेनिक एटम ऐड करेंगे, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इतने में कितने आर्सेनिक एटम ऐड करेंगे, तो 5 × 10⁻²2 और उतने आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अभी आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। तो सिंपल है कि Ni² इज इक्वल टू Ne इंटू NH। अभी इलेक्ट्रॉन का नंबर और होल्स का नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पे शायद होल अकेले का होना चाहिए था आपका, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का तो क्योंकि 5 × 10⁻22 आ चुका है, होल्स का नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो सुनो, NH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ni² अपॉन Ne। Ni² कितना है, Ni आपको गिवन है 1.5 10⁻16, 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर डिवाइड बाय Ne 5 इंटू 10⁻22। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन लेके आते हैं 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 32 माइनस 22, पावर ऊपर 32 माइनस 22, ये आंसर बचेगा 0.45 इंटू 10⁻10, 4.5 10⁻9, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो हमें मिल गया है 5 × 10⁻22, यहाँ पे बस होना चाहिए था नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन्स तो कितने होंगे, जितने आर्सेनिक ऐड करेंगे उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे होल का नंबर होगा 4.5 10⁻9, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आप देख लो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, होल्स आपके कम है, ठीक है। 22 इन डायोड इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज में जो डेप्लीशन लेयर होता है, एक मिनट, फॉरवर्ड के अंदर जो डेप्लीशन लेयर होता है वो डिक्रीज होता है, फॉरवर्ड में डिक्रीज और रिवर्स में क्या होता है, इंक्रीज। इफ चार्ज q इज प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब देन फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन सरफेस। देखो इसके अंदर समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। आपके पास एक क्यूब है, उसके एक वर्टेक्स के ऊपर, यानी आप यहाँ पे एक चार्ज रख रहे हो, ठीक है। आपको ये बताना है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्यूब, तो आपको करना क्या है कि इसको क्लोज करने के लिए कितने और क्यूब चाहिए होंगे। तो आप समझो कि एक तो है ऑलरेडी, दूसरा एक आपको यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। तीसरा एक आपको ऊपर चाहिए होगा ऐसे। अच्छा, ऊपर से पहले मैं आपको एक और बता दूं कि आपको एक और इधर चाहिए होगा पीछे की तरफ, और एक और आपको यहाँ पे पीछे चाहिए होगा, यानी नीचे 4 और ऊपर ऐसे ही और 4 यहाँ पे, यानी टोटल आपको 8 क्यूब चाहिए होंगे इसको कवर अप करने के लिए। आप सोचो कि एक बॉक्स के ये कोने पे चार्ज है, तो उसको कवर अप करने के लिए आपको टोटल 8 क्यूब चाहिए होंगे। जब आप सारे 8 क्यूब को ऐसे रख दोगे साइड बाय साइड, 4 नीचे 4 ऊपर, तो 3 सरफेसेस ही ऐसे होंगे जो ओपन रहेंगे। ये एक सरफेस ओपन रहेगा, एक नीचे वाला सरफेस ओपन रहेगा, और एक ये साइड वाला सरफेस ओपन रहेगा, यानी हर एक क्यूब के 3 सरफेसेस बाहर वाली साइड होंगे, 3 सरफेसेस क्लोज हो गए होंगे, ठीक है। यानी 8 क्यूब के 24 सरफेसेस ओपन होंगे। कितने, 24 सरफेसेस ओपन होंगे। आपको बताना है कि ईच सरफेस, तो टोटल फ्लक्स जो होगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0 टोटल। तो ईच सरफेस का कितना होगा, वो हो जाएगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन 0। कितना हो जाएगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन 0। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, इसको थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये कोने पे चार्ज है, इसको क्लोज अप करने के लिए नीचे और 3, यहाँ पे एक, पीछे एक और यहाँ पे पीछे एक और, ऐसे ही 4 और ऊपर, तो टोटल 8 क्यूब लगेंगे। हर एक क्यूब का ये वाला सरफेस बाहर होगा, इस तरफ वाला पीछे वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस, इसका भी ये साइड वाला, ये पीछे वाला और एक ये नीचे वाला, ऐसे हर एक के 3-3 सरफेसेस ओपन होंगे। 8 क्यूब के 24 सरफेस ओपन, हर एक सरफेस का क्यूब बाय 24, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2 point electric charges plus 10 into 10⁻8 कूलम minus 10 into 10⁻8 कूलम are placed 0.1 मीटर अपार्ट। दो चार्जेस है, एक ये हो गया 10⁻8 प्लस, और एक ये हो गया माइनस 10 इंटू 10⁻8, सॉरी 10 इंटू नहीं, सिर्फ 10⁻8। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.1 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फील्ड एट द सेंटर, यानी सेंटर के ऊपर, ज्वाइनिंग लाइन का ये जो सेंटर है वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इससे कितने डिस्टेंस पे 0.05 मीटर, और इससे कितने डिस्टेंस पे 0.05 मीटर। यहाँ पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले आप डायरेक्शन निकालो। देखो पॉजिटिव का जो फील्ड होता है बाहर बाहर, यानी इस तरफ, और नेगेटिव का अंदर, उसके खुद के अंदर, यानी वो यहाँ पे अंदर होगा। यानी पॉजिटिव का खुद से बाहर निकलेगा ऐसे, इस तरफ बाहर,
और नेगेटिव का उसके अंदर जा रहा है, यानी वो भी इस तरफ जा रहा है, तो टोटल जो फील्ड होगा सम के बराबर। यानी मैं क्या करूंगा कि जो टोटल फील्ड होगा 2 KQ अपॉन आर स्क्वायर। KQ अपॉन आर स्क्वायर एक का होता है, दो का क्या होगा, दोनों का सेम डायरेक्शन सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। 2K कितना 9 इंटू 10⁻⁹, Q कितना 10⁻⁻8, और जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना 0.05 का स्क्वायर। चलिए कर लेते, कितना आ रहा है 9 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.05 डिवाइड बाई 0.05, ऊपर पावर एक बचेगी 7.2 10⁴, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जो डिस्टेंस दे रहे हैं किसी एक का ही फील्ड निकाल रहे हैं, तो उसका ही डिस्टेंस लेना है, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई करने का रीजन है कि दोनों का फील्ड उनसे सेम डिस्टेंस पे है और सेम चार्ज की वैल्यू है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मिल जाएगा, ठीक है। 25 A charge density of uniform charge infinite plane is sigma. Simple pendulum is suspended vertically downwards near it. Charge Q0 is placed on the metallic bob if the angle made by the string is theta with vertical direction then. देखो समझो, क्वेश्चन समझने वाला है। एक प्लेन है ऐसे, ठीक है, उसकी कुछ चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, यानी ये प्लस सिग्मा। यहाँ से एक पेंडुलम लटका के रखा है, समझ लो ये पेंडुलम हमने यहाँ से लटका के रखा है। चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ये पेंडुलम हमने ऐसे लटका के रखा है, यहाँ पे एक पेंडुलम है, एक मिनट, ओके। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आपका थीटा, अच्छा यहाँ पे कुछ चार्ज है, तो चार्ज की वजह से क्या होगा कि जो बॉब है उसके ऊपर कुछ फील्ड लगेगा। तो हमने एक चार्ज Q0 इस प्लेस, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q0, कितना है Q0, वो भी पॉजिटिव। अच्छा इसके ऊपर नीचे लगेगा mg, और स्ट्रिंग से बांध के रखा होगा तो यहाँ पे लगेगा टेंशन। अच्छा ये जो सरफेस है इनफाइनाइट लेंथ का, जो सरफेस है यूनिफॉर्म इनफाइनाइट प्लेन, उस पे से कुछ QE फील्ड लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स कितना होता है QE, किसी भी चार्ज के ऊपर फील्ड में जो फोर्स होता है QE। और दूसरा जो यहाँ पे होगा क्या कि जो टेंशन है उसके कंपोनेंट, अगर ये थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा। टेंशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा T cos थीटा जो mg को बैलेंस करेगा, और एक यहाँ पे आ जाएगा T sin थीटा। अच्छा इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा एक पेज में ऐड कर लेता हूँ इधर। इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिख सकते हैं कि T sin थीटा इज इक्वल टू QE और T cos थीटा इज इक्वल टू mg। चलिए दोनों का रेशियो ले लीजिए, T और T कैंसल, यहाँ पे बन जाएगा साइन अपॉन कॉस, tan थीटा इज इक्वल टू Q। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी इनफाइनाइट प्लेन का, और इनफाइनाइट का प्लेन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाय mg तो है ही। अच्छा आप क्या करो, सिग्मा को सब्जेक्ट बनाओ, mg 2 एप्सिलॉन 0 अपॉन q इंटू tan थीटा। तो आपको बताना है कि जो सिग्मा है किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए आप एक चीज समझिए कि यहाँ पे जो m है हमारा कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, g कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट, और जो हमारा चार्ज है Q0 चार्ज है वो भी कांस्टेंट रहेगा, यानी ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो हमारा सिग्मा प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, सिग्मा किस पे डिपेंड करेगा, tan थीटा पे। आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो बस इतना ही करना था आपको। चलिए नेक्स्ट 26, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोलराइजेशन। देखिए जैसे मैग्नेटाइजेशन होता है आपका, मैग्नेटाइजेशन जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसी तरह पोलराइजेशन को भी आप ले सकते हो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट क्या होता है 2AQ अपॉन वॉल्यूम। अच्छा 2AQ क्या होता है, मीटर इंटू कुलम। अच्छा Q की जगह मैं लिख सकता हूँ एम्पियर सेकंड डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा मीटर रेस टू -2 एम्पियर सेकंड। आंसर आ जाएगा L-2 A1 T1, ठीक है। तो बस यहां से आप आंसर लेके आ सकते हो L-2 A1 T1, ऑप्शन नंबर डी। मैग्नेटाइजेशन होता था वैसे पोलराइजेशन। अच्छा आप यहाँ पे फिर P इज इक्वल टू काई ई लेके मत बैठना, इससे आंसर नहीं आएगा। हाँ फॉर्मूला सही है पर डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए आपको थोड़ा सा फिर लॉन्ग रूट हो जाएगा, आंसर फिर बहुत टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस, यहाँ पे परमिएबिलिटी होना चाहिए था, परमिटिविटी नहीं, ठीक है, परमिएबिलिटी होना चाहिए था। ससेप्टिबिलिटी आपको निकालनी है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी 80 है, 1 प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई,
तो ई आपको निकालना है तो 80 - 1 आंसर आ जाएगा 79। क्या आंसर आ जाएगा? 79, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2 microfarad capacitor is connected with 50 volt. 3 microfarad capacitor is connected with 100 volt. Now after removing battery, if two plates of the same type of the charge are placed to form a new capacitor, then potential। देखिए एक कैपेसिटर है C1 जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड, जिसको हमने वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट। चलो दूसरा कैपेसिटर है C2, वो है 3 माइक्रोफेरेड जिसको हमने वोल्टेज दिया है 100। अभी बैटरी को रिमूव करो, यानी दोनों को पहले चार्ज कर लो इतने इतने वोल्टेज लगा के, बैटरी को रिमूव करो, दोनों की प्लेट को कनेक्ट करो, तो जो नया कैपेसिटर बनेगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो देखो सिंपल है कि नए कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा टोटल चार्ज इज इक्वल टू पहले का चार्ज प्लस दूसरे का चार्ज। यानी जब दोनों को चार्ज किया होगा तो इस पे कुछ चार्ज आ गया होगा Q1, इस पे आ गया होगा Q2। जब दोनों मिलेंगे Q टोटल कितना होगा? Q1 प्लस Q2। अच्छा Q टोटल क्या होता है? C इक्वलेंट इंटू V इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। यानी टोटल चार्ज, यानी जो इक्वलेंट चार्ज बना है वो C इक्वलेंट इंटू V इक्वलेंट, पहले का चार्ज C1 V1, दूसरे का C2 V2। अच्छा जो नया कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी इक्वलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C इक्वलेंट। अच्छा C इक्वलेंट कहां से निकालेंगे? तो C इक्वलेंट जो है आपका 2 और 3। अच्छा सेम प्लेट वाले को कनेक्ट करना है ना, तो 2 और 3 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी पहला इधर है दूसरा इधर है, ऐसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो चलो C1 कितना है हमारा? 2 माइक्रो। V1 कितना है? 50। C2 कितना है हमारा? 3 माइक्रो। और V2 कितना है? 100 डिवाइड बाय C इक्वलेंट 5 इंटू 10⁻⁻6। चलिए ये क्या आंसर बनेगा? तो चलो मैं एक और पेज ऐड कर लेता हूँ इधर। यहाँ पे क्या बनेगा? 2 इंटू 50, 100 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पे क्या बनेगा? 3 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6। चलिए डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻6। सबका मैं 10⁻⁻6 हटा देता हूँ। पहला बन जाएगा 100 प्लस 300 डिवाइड बाय 5, 400 डिवाइड बाय 5। आंसर आ जाएगा 80 वोल्ट। कितना आंसर आ जाएगा? 80 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। 28 में आंसर आएगा 80 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 29। द ईएमएफ ऑफ अ कार बैटरी इज 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.4 ओम, देन मैक्सिमम पावर। देखिए ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है जिसमें आपको मैक्सिमम करंट पूछा है। मैक्सिमम करंट होता है E/R, 12 डिवाइड बाय 0.4, तो ये आंसर आ जाएगा 30 एम्पियर। अभी मैक्सिमम पावर पूछा है तो सिंपल फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। आई स्क्वायर कितना? 30 का स्क्वायर इंटू R कितना हमारा? 0.4। ये हो जाएगा 900 इंटू 0.4, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 360, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 30। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ द प्लेटिनम रेजिस्टेंस ऑफ थर्मोमीटर एज एट आइस पॉइंट इज 5 ओम। आइस पॉइंट यानी आप मान लो इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस है आपका 5 ओम। स्टीम पॉइंट इज 5.23। स्टीम पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस और R2 आपका कितना? 5.23। तो आपको बताना है कि व्हेन थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ द रेजिस्टेंस इज 5.795। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बाथ, यानी किसी तीसरे टेम्परेचर पे उसको इंसर्ट किया जाए, रेजिस्टेंस बन जाता है 5.795। तो आपको टेम्परेचर बताना है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले एक रिलेशन बनाएंगे 1 और 2 को लेके, उस पे से अल्फा निकालेंगे, फिर एक रिलेशन बनाएंगे 1 और 3 को लेके। ठीक है, तो पहला रिलेशन बनाएंगे R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यहां से आप लोग क्या करो, यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो और जो अल्फा आ रहा है उसको यहां पे पुट करो। R3 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T3 माइनस T1। यहां से आप लोग निकालो T3 की वैल्यू। बस कैलकुलेशन आपको करनी है, सिंपल है। यहाँ देखो R2 है, R1 है, T2 है, T1 है, अल्फा मिल जाएगा। यहाँ पे R3 है, R1 है, अल्फा है, T1 है, तो क्या मिल जाएगा? T3 मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आंसर आएगा इसका 345। टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, NCERT एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, NCERT एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक में आप लोग देख सकते हो उसको। चलिए नेक्स्ट 31। वन इलेक्ट्रिक सेल हैविंग EMF 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1, and another electric cell having EMF 4 volt, resistance 0.2, connected in parallel, equivalent EMF। पैरेलल का इक्विवेलेंट EMF ये फॉर्मूला है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अप टू N। यहाँ पे 2 ही है तो 2 तक ही लिखेंगे।
इक्वलेंट निकालना है। आर इक्वलेंट किस किस का, 0.1 और 0.2 का। तो सबसे पहले हम लोग रफ में ये निकालते थे। आर इक्वलेंट क्या होता है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। पैरेलल में क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम, 0.1 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 0.2। तो ये हो जाएगा 0.02 डिवाइड बाय 0.3। मैं उसको ऐसे एज इट इज रख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं एज इट इज ऐसे वैल्यू पुट कर दूंगा। चलिए इक्वलेंट, आर इक्वलेंट सामने आ जाएगा 0.02 डिवाइड बाय 0.3। इवन कितना है हमारा, इवन है 2, R1 है 0.1, E2 है 4, ये है 0.2। चलिए वैल्यूज पुट कर दी हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.02 डिवाइड बाय 0.3, 2 डिवाइड बाय 0.1 ये हो जाएगा 20, 4 डिवाइड बाय 0.2 ये भी क्या हो जाएगा 20। आंसर आएगा हमारा 40 इंटू 0.02 डिवाइड बाय 0.3, 40 इंटू 0.02 डिवाइड बाय 0.3, आंसर आ रहा है 2.67। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आंसर आ जाएगा 2.67। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मूविंग चार्ज होता है, और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है चार्ज एट रेस्ट। तो जो मूविंग चार्ज है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और चार्ज एट रेस्ट जो क्या है आपका स्केलर। अब इसके फॉर्मूला से भी पता लगा सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये वेक्टर है, ये वेक्टर पे डिपेंड करता है, ये वेक्टर यानी करंट एलिमेंट क्रॉस क्या है आर वेक्टर, तो ये वेक्टर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सिंपल क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे कोई वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आंसर आएगा मैग्नेटिक में वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्केलर। A coil having 10 ampere meter square magnetic moment is placed in a vertical plane and is free to rotate about its horizontal axis coincide with its diameter. A uniform magnetic field of 2 Tesla. Horizontal axis in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of magnetic field. The moment of inertia of coil is 0.1. What will be the angular speed? देखिए ये सीधा टेक्स्ट बुक के अंदर एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर आप इंटीग्रेशन और सब करके एक आंसर लेके आते थे, जिसमें ओमेगा का सीधा फॉर्मूला होता था आपके पास, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट, ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2mb अपॉन आई। ये इंटीग्रेशन से आंसर आता था, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर, आप देख लेना। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ABCD करके कुछ पूछा है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज बस पुट करनी है। 2 मैग्नेटिक मोमेंट 10, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, और आई कितना है आपका 0.1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 400, आंसर आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकंड। सीधा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, 10 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू अ वेरी लॉन्ग वायर ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर, then magnetic field at a distance 2 centimeter inside from its curved surface। देखिए समझिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ वायर पूछा है। अब ये क्या एग्जांपल था आपके पास, ये एक एग्जांपल था जो इंपॉर्टेंट भी था। रेडियस आपकी कितनी है, अच्छा मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो रेडियस है आपकी, ये कैपिटल आर, ये रेडियस है आपकी 5 सेंटीमीटर। आपको पूछा है 2 सेंटीमीटर इनसाइड फ्रॉम इट्स कर्व्ड सरफेस, यानी यहां से 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो आपको जो अंदर से डिस्टेंस लेना पड़ेगा ये कितना है 3 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग स्मॉल ए लेते थे। बी इनसाइड अ वायर, स्मॉल ए कितना 3 सेंटी इनसाइड अ वायर। अच्छा, बी आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, और इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, इनसाइड का फॉर्मूला होता है म्यू 0 आई ए अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा म्यू 0 कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। चलिए करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट हो रहा है 10 एम्पियर। स्मॉल ए सेंटर से कितने डिस्टेंस, ये गलती मत करना, 3 सेंटीमीटर लेना है इसको। ठीक है, कर्व्ड सरफेस से 2 बोला है, सेंटर से 3 इंटू 2 पाई, रेडियस का स्क्वायर 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। चलिए ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई गया, यहाँ से पाई गया, 2 से 4 को कैंसिल करो, 2 बचेगा। अच्छा ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बचेगा 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 3 60, पावर कितनी -7 -2 -9,
अच्छा नीचे क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का -4। अच्छा -4 ऊपर जाके कितना +4, 60/25, 60/25। आंसर आएगा आपका 2.4 और -9 + 4 10⁻⁵, 2.4 10⁻⁵। अच्छा यहाँ पे गलती ये मत करना, ये -5 गिवन है ऑलरेडी, तो आंसर आपका आएगा सिर्फ 2.4। देखिए ऑप्शन में ये वाला है पूरा, तो क्वेश्चन पढ़ना, 10⁻⁵ गिवन है तो सिर्फ यही आंसर आएगा 2.4। ठीक है। 35 इन इंडिया डेक्लिनेशन एट दिल्ली, दिल्ली के ऊपर जो डेक्लिनेशन है उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो आंसर है थ्योरी का है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको गिवन है 0.41, शायद इसके अंदर 0.44 41 वेस्ट आएगा, आप लोग नहीं 0.41 नहीं था इसके अंदर, इसके अंदर जो शायद आंसर है ईस्ट वाला आएगा, तो आप कंफर्म कर लेना, थियोरेटिकल है, हाँ शायद यही आएगा 0.41 ईस्ट। ठीक है, सही है ये। चलिए 36 अ रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ कोर in a core of solenoid is 400 mu r, relative permeability 400। अच्छा, the winding of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere, कितना है करंट 2 एम्पियर। अच्छा, if number of turns is 1000 per meter, small n ही गिवन है आपको, पर लेंथ ही दे दिया आपको 1000। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड B इज इक्वल टू म्यू एन आई होगा ये केस में, और म्यू क्या होता है, म्यू आर इंटू म्यू जीरो एन आई। ठीक है, चलिए म्यू आर कितना 400, म्यू जीरो कितना 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन कितना 1000 यानी 10⁻³ और करंट है 2। चलिए वैल्यूज पुट कर दी है, कैलकुलेशन कर देते हैं, 400 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 2, फाइनल आंसर आ जाएगा 1.0048। शायद कुछ गड़बड़ कर दी हमने। म्यू आर कितना है, कैलकुलेशन 400, म्यू जीरो कितना 4 इंटू 400 इंटू 4 इंटू पाई कितना 3.14, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 1000 इंटू कितना 2, हाँ आंसर यही आ रहा है 1.0048, 1.0048। आप कंफर्म कीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। एम्पियर पर मीटर, अच्छा मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछी है ना, हाँ यही होगा इसके अंदर 1.0048। तो चेक कीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, मुझे ये लग रहा है, देख लेना आप लोग, कुछ कंफर्म कर लेना, शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं अगेन कंफर्म कर लेता हूँ, म्यू आर इंटू म्यू जीरो, म्यू आर है आपका 400, म्यू जीरो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स 1000 और करंट कितना है 2। हाँ आंसर यही आना चाहिए 1.0048। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 37 द कॉइल हैविंग 1000 टर्न्स एंड एरिया ऑफ 0.10 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1000, अच्छा एरिया कितना है आपका 0.10 मीटर स्क्वायर, हाफ अ रेवोल्यूशन पर सेकंड, हाफ अ रेवोल्यूशन पर सेकंड यानी उसकी रोटेशनल स्पीड, हाफ रेवोल्यूशन यानी पाई रेडियन पर सेकंड, एक रेवोल्यूशन के क्या होते हैं 2 पाई रेडियन, तो हाफ रेवोल्यूशन 0.5 रेवोल्यूशन के कितने, तो ये क्या आएगा 1 रेडियन, सॉरी पाई रेडियन, कितना पाई रेडियन पर सेकंड लिखना है तो पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अच्छा तो उसके बाद ये बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड है जो आपका 0.01 टेस्ला परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड आपका है B इज इक्वल टू 10⁻⁻2 में लिख देता हूँ टेस्ला, और परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। अच्छा तो आपको ये बताना है कि देन द मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड इन अ कॉइल, देखिए कॉइल ऐसे है, उसमें जो रोटेट हो रही है, ठीक है जो रोटेट हो रही है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, यानी उसकी एक्सिस अगर ये ले लो तो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा वही डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा वही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि ईएमएफ का सिंपल फॉर्मूला है एन बी ए ओमेगा, एन कितना 1000 10⁻³ बी कितना 10⁻⁻2 ए कितना 10⁻⁻1 और ओमेगा कितना है पाई, तो ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई, आंसर आ जाएगा पाई 3.14, सिंपल एन बी ए ओमेगा। ठीक है, चलिए आउट ऑफ फॉलोइंग गिवन लूप्स इन विच लूप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज फ्रॉम एसीबी, देखिए आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है कि जब भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, यानी जब उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा हो तो उसको क्या करना पड़ेगा डिक्रीज, और जब डिक्रीज हो रहा हो तो उसको क्या करना पड़ेगा इंक्रीज। अच्छा समझिए, पहले के अंदर ये कॉइल बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड्स है, जब वो बाहर जाएगी तो वो डिक्रीज होगा,
डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। इंक्रीज यानी ये कॉइल में ऐसे करंट फ्लो कराओ, ये कॉइल में ऐसे करंट फ्लो कराओ ताकि जो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो इंक्रीज हो। इंक्रीज हो यानी वो भी बाहर की तरफ, और जब बाहर की तरफ होगा तो करंट ऐसे फ्लो होना पड़ेगा। एबीसी आप खुद समझो कि करंट जब आपका ऐसे फ्लो होगा तो आपका जो ईएमएफ है यानी जो फ्लक्स है वो कहाँ पे मिलेगा, इसमें बाहर, यानी जो डिक्रीज हुआ था वो वापस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अच्छा बी में देखो, बी में भी वही सीन है, बस शेप का चेंज है, तो उसमें भी कोई, ये भी गलत है ये भी गलत है, एबीसी होगा, इसके अंदर भी ऐसे होगा एबीसी, यानी पहला ऑप्शन नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा। तीसरे में चेक कीजिए, तीसरे में क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड्स है, वो एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है यानी उसके अंदर हो क्या रहा है, इंक्रीज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, और डिक्रीज करने के लिए अंदर की डायरेक्शन में ही, सॉरी बाहर की डायरेक्शन में उसका क्या होना चाहिए, उसका इंड्यूस फ्लक्स होना चाहिए। इंड्यूस बाहर हो उसके लिए इसमें कैसे फ्लो होना पड़ेगा, करंट ऐसे। तो इस ये भी आंसर नहीं आएगा, बस एक ही आंसर बचा है अभी, चेक कर लेते हैं। चलिए ये क्रॉस वाले में से बाहर जा रहा है, क्रॉस में से बाहर जा रहा है यानी उसमें फील्ड डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। इंक्रीज यानी कौन सी, वही डायरेक्शन में उसका खुद का फील्ड जनरेट करना पड़ेगा, वही यानी कहाँ पे, अंदर। और अंदर जब जनरेट करना है, अंदर जब जनरेट करना है तो मुझे फिंगर्स को ऐसे घुमाना पड़ेगा, यानी वो कहाँ पे, ए सी बी, कहाँ पे मुझे घुमाना पड़ेगा, ए सी बी ऐसे। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, आपको समझना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट कौन सा नहीं है, तो इसके लिए आपको कौन से यूनिट्स है वो पता होने चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये वाला आ जाएगा वेबर सेकंड एम्पियर इनवर्स, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन नहीं है, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, वेबर एम्पियर सेकंड इनवर्स वाला। नहीं वेबर वाला तो आएगा यहाँ पे, वेबर वाला तो आएगा, क्योंकि देखो ई का फॉर्मूला होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। आप यहाँ पे एल को सब्जेक्ट बनाओ तो ई डी टी अपॉन डी आई, तो ये हो जाएगा वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स, हाँ ये आएगा। फिर हेनरी भी है, वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर फ्लक्स का वेबर पर एम्पियर कहाँ से आएगा, फाई इज इक्वल टू एल आई, तो आई को नीचे ले जाओ, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, हाँ वेबर पर एम्पियर भी आएगा, तो यही नहीं आएगा, ठीक है। सही हमारा आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट, 40 a bulb of 100 watt rating is connected to 220 volt supply, the resistance। देखो आपको पावर गिवन है 100 वोल्ट वॉट, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, आपको बताना है रेजिस्टेंस। तो पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर कितना, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय पी कितना 100, 48400 डिवाइड बाय 100, 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 484 वोल्ट, ओम, सॉरी कितना वोल्ट नहीं, ओम आएगा इधर, 484 ओम आ जाएगा इधर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी। अरे ओम बेटा इन्वर्स कहाँ कर रहे हैं यार हम लोग, एक मिनट, 484 ओम ये वाला, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमारे 40 एमसीक्यूज खत्म हो रहे हैं। आई होप कि आपको सारे समझ में आए हैं, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके बाद 2019 का पेपर।